इतने सारे फ्रेंड्स और इतनी प्यारी फैमिली का सपोर्ट पाकर कैसा लगा? मतलब ये एक ऐसा सवाल है कि मतलब खाना खा के कैसा लगा? अच्छा खाना खा के अच्छा ही लगता है और इतना प्यार तो समेटा ही नहीं जा रहा। अब ये सही सवाल यहाँ हो सकता है कि इसको समेट कैसे है, समेटा नहीं जा रहा है। बहुत प्यार लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा ऊबरमैन का मतलब किस किस को पता है? आप लोगों में किस किस को ऊबरमैन का मतलब पता है? हाँ, मेरे को पता था यूवी भाई, मेरे को आप पे पूरा भरोसा था, आपको पता होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आशीष जी आप ऑडियंस के लिए एक बार ऊबरमैन का मतलब बताएं। ऊबरमैन का मतलब आशीष भाई एक चौहान है, लेकिन ऊबरमैन का एक असली मतलब होता है जो आशीष जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। नीचे जो काम करो, हेलो चेक चेक माइक चेक, हेलो हेलो। ऊबर माइंड्स एक्चुअल वर्ड है, ऊबर माइंड्स, जो कि नीचे जो एक फिलोसोफर है उनका दिया हुआ टर्म है, जिसका मतलब है सुपरमैन। तो इस टर्म का जो ओरिजिन है वो कोई एक बहुत पॉजिटिव धरती से नहीं हुआ है, ये हिटलर का निकाला हुआ टर्म है, क्योंकि वो अपनी रेस के लोगों को सबसे ऊपर मानता था, सुपर, और बाकी लोगों को ख़त्म करता। तो वहीं से वो जो ऊबर माइंड्स से जो सुपरमैन, वो मूवीज़ इस टर्म से ही निकल गई। तो मैंने एक्चुअल ऊबरमैन टर्म को ही यूज़ किया। और अलग अलग लोगों की अलग अलग सुपर पावर्स होती है। मेरे सुपर हीरो की सुपर पावर है कि उसमें अच्छाई कूट कूट के भरी हुई है। एक और सवाल, इस फिल्म का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? इंस्पिरेशन कहाँ से आया? एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली खुद भी याद नहीं है, लेकिन कभी कैब में चलते फिरते या घर में बैठे कहीं तो ये ख्याल आया होगा कि मतलब एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ हुआ था, किस जगह पे मैं बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मैं सोचता रहता था कि ये कैब ड्राइवर्स के साथ में तो काफ़ी अलग अलग तरह के किस्से होते रहते हैं, तो वहीं से मैं सोचता रहता था और ऑब्ज़र्व करता रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खास करके जब शेयरिंग वाली कैब्स आई थी, उस दौरान कैब ड्राइवर्स को बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, क्योंकि बहुत अजीब अजीब तरह के लोग मिला करते थे, तो सवारियाँ भी आपस में लड़ा करती थी। हमने भी देखा लखनऊ का भी किस्सा इसके अंदर ऐड ऑन हो रखा है। हाँ, उसमें अब मुझे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो मिला बढ़िया सा, उसमें वो जो लखनऊ वाला किस्सा था जिसको डॉली ने निभाया है, कि एक लड़की ने 22 थप्पड़ मारे थे एक कैब ड्राइवर को। तो वहाँ से मुझे कन्विक्शन आई थी कि ओके, दिस इज़ द स्टोरी टू बी टोल्ड, दिस इज़ द स्टोरी टू बी टोल्ड। तो आई वुड एक्चुअली लाइक टू रीफ्रेज कि उस दिन मुझे समझ में आया था कि येस, दिस इज़ अ टॉपिक विच हैज़ अ पोटेंशियल कि जिसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। एक कैब ड्राइवर की मजबूरियाँ क्या क्या होती हैं, जिसको हम मतलब डेली बेसिस पे हम सीरियसली नहीं लेते, उनको हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, बट वो किस फ्रस्ट्रेशन को अपने पीछे से लेकर आ रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने जो फिल्म देखी, मुझे फिल्म के अंदर बहुत सारे किस्से और बहुत सारा इमोशन दिखा, रोमांस से लेकर ड्रामा, ट्रेजेडी से लेकर फनी इंसिडेंट, सब दिखा। इतने सारे इमोशंस को एक प्रोजेक्ट में डालने के बारे में कैसे सोचा? आमतौर पर फिल्में एक कहानी से शुरू होती है और उसके अंत पे खत्म हो जाती है, एक इमोशन को उठाती है, एक इमोशन पे खत्म हो जाती है। ये एंथोलॉजी को भी एक फिल्म के अंदर बना देना, ये थॉट कहाँ से आया? इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न है, जो कि माइकल जैक्सन ने अपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि म्यूज़िक कम्स फ्रॉम दी अबव। आप खुद म्यूज़िक को नहीं बनाते, म्यूज़िक खुद को बनाता है। तो आइडिया ऑब्वियसली इट केम फ्रॉम दी अबव। अब उस आइडिया को संभालना, एक अच्छा आइडिया, बहुत सारे आइडियाज़ हमको और बहुत सारे राइटर्स को शायद डेली बेसिस पे आते होंगे, बट जब मुझको ये चीज़ क्लिक हुई तो मुझे लगा ये दिस इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको मुझे थोड़ा आराम से संभाल के करना चाहिए। आई टुक सम टाइम एंड मेरे
मेरे जो फेवरेट सिंगर रहे हैं लिंकिन पार्क बैंड के चेस्टर बेनिंगटन, उनकी सुइसाइड से मेरे दिमाग में ये चीज़ घर करी हुई थी कि आई शुड डू समथिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। तो एक इंसान को किस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकाल के लाया जा सकता है, तो लोग बार बार उसका एक ही सोल्यूशन बनाते हैं कि टॉक अबाउट इट। जितना हो सके आप उनसे बात करो या उनको बोलने पे मजबूर करें। तो जब ये आइडिया मुझको क्लिक हुआ था कि देयर इज़ अ कैरेक्टर जो खुद सुइसाइडल है, किसी का मर्डर भी करने जा रहा है, तो उसको वहाँ से बाहर निकालने का एक ही तरीका मुझको दिखाई दिया कि उसको ये दिखाया जाए कि दुनिया उतनी ख़राब नहीं है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो वो करने के लिए मैं जो कहानियाँ भगवान की दया से रच सकता था मैंने रची। एंड ये बहुत खूबसूरत बात रही। हम भी उबरमैन के दौरान प्रमोशंस में हमने बहुत सारे कैब ड्राइवर से बात की। उन सबका एक बड़ा सिंपल इमोशन था कि यार थैंक यू, आपने हमारी कहानी कही। तो वो थैंक यू मैं आप तीनों तक पहुंचाना चाहूँगा कि उनका बहुत बहुत थैंक यू आया। अब मेरा आकाश भाई आपसे एक सवाल है, एक्टर्स ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई? मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। मेरे राइट हैंड में बैठे थे, उन्होंने अपने आप देख लिया। तो ये सवाल सर आपसे। नहीं, एक्टर ढूंढने में, हाँ जी। देखो एक्टर ढूंढने में सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव थी वो इनके पास थी, आशीष के पास। आशीष को मेरे ख्याल से लिखते वक्त ही समझ में आ रहा था कि मुझे किस किस को लेना है। जहाँ तक मुझे पता है तो इसके अंदर मैक्सिमम वो एक्टर हैं जिनके साथ कभी ना कभी काम किया है आशीष ने। और बहुत सुंदर एक्टर, हाँ, हीरे तो एक्टर। सबके पोटेंशियल आशीष को पता थे, और शायद जितना नहीं पता था तो ये भी पता था कि कितना और इनसे निकाला जा सकता है और इनके पास कितना कुछ है। तो कास्टिंग पहले से तैयार थी, बस कैमरा राउंड होना था, वो लिया एक्शन। चलिए, अब एक मेरा सवाल, सबसे फनी इंसिडेंट क्या याद है आपको सेट का? सबसे ज़्यादा फनी मेरे को एक याद है, आप लोग अपना बताइए फिर मैं बताऊँ। ये आप अपना बताओ पहले। मैं चीट रिवील ही नहीं करूँगा। मैं तब तक सोच लेता हूँ ना भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा अलग से बताऊँ। जो एक याद आ रहा है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। नहीं, मेरे पास है ना। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी भी जर्नी को तय कर लेते हैं तो उसके पीछे की जो जो इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो दुखद रहे उस वक्त और चाहे वो सुखद रहे उस वक्त, वो सभी सुखद में बदल जाते हैं। दुखद भी और सुखद भी, सब यादों में सब अच्छे लगते हैं। सपोज आपका रात के 12 बजे पंचर हो गया बाइक में और आपने 3 किलोमीटर बाइक को घसीटा, वो 1 साल बाद आओगे यार क्या था ना भाई वहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। जैसे हमारा शेड्यूल 12 बजे ख़त्म होना है तो वो सुबह 4 बजे हो रहा है, तो हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है कि यार वो वक्त तो बिताया हम उनके साथ में। सर आपने मेरा क्वेश्चन डिलीट कर दिया। मैंने इतनी मुश्किल से क्वेश्चन बनाए हैं, आपने ये यूँ किया है ना कि ये ठीक है, घूम जा पीछे। नहीं सर, कुछ तो इंसिडेंट। अब तुम तब तक सुनाओ, तुम अपना वाला तो सुनाओ। मेरा माइक ले ले वाला है है। उनके पास। अच्छा ओके। मेरा इंसिडेंट ये था कि तनवीर सर शॉट ले रहे थे, देव सर को गाड़ी पीछे करनी थी और साहिल भाई गाड़ी के अंदर बैठे थे। साहिल भाई को पता नहीं था कि देव सर पुराने खिलाड़ी हैं। ओह यस। देव सर ने लगाया गियर, गाड़ी पीछे आई, कैमरे के जस्ट यहाँ पे टायर, और हम गए हो गया आज का। और उसके बाद जब वो खत्म हुआ शॉट, सारे के सारे कट करके यूँ कह रहे हाँ बच गए। नहीं तो ये भी अब फनी हो गया, तब फनी नहीं था ये। तब तो यूँ था कि अब होश उड़ गया था तब मैंने एक्चुअली तनवीर का हाथ पकड़ के ऐसे खींचा था। शॉट छोड़ो। और मेरे को, मैं ऑडियो सुन भी रहा था कि साहिल भाई का अंदर से आता, भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, भाई देख क्या कर रहे हो। तो वो भी बहुत फनी इंसिडेंट था। मतलब उस टाइम तो सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक, हाँ। आज फनी लगने लगता है। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझको याद आ रहा है, जब आपको 22 थप्पड़ पड़ते थे। एक्चुअली वो मुझे हमेशा याद रहता है, मुझे याद दिलाया मत करो। वो फिर डॉली का चेहरा मैं भूल ही नहीं पाता हूँ, है ना। वो इंसिडेंट यार, वो जब वो कहानी आई तो मैंने कहा 22 थप्पड़ एक्टिंग में लगने चाहिए और इन्होंने रियल में लगवा दिए। और वो भी एक दो स्लिप हाँ। पड़े। और डॉली
बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। डॉली फुल अपने कैरेक्टर में थी और मैं अपने क्षेत्र में था और बिल्कुल हाथ बंधे हुए थे कि भैया खाए जाओ। और बड़े अच्छे से खाए आप, बड़े अच्छे से दिखे खाए। खाते हुए। बस अच्छा ये हुआ कि गोरिल्ला शूट कर रहे थे हम लोग, तो हमारे पास रीटेक के लिए टाइम नहीं था, तो वो ऊपर वालों ने मेरे पे कर्म कर दिया कि रीटेक नहीं हुआ उसका। एक ही शॉट अदरवाइज 22 के 44 भी हो सकते थे वो, तो बच ही गए। नहीं, जिस तरह का डायरेक्टर में हूँ वो 66 या 88 88 मैं बहुत ज़्यादा दूर वो था। क्या होता है, इट्स नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, बट क्या होता है ना कि परफेक्शन मज़ा जब चाहिए होती है तो हाँ सर, वो ऊपर में बदलना पड़ जाएगा फिर। एक बहुत डॉली ने लिटरली इनकी शर्ट के 1-2 बटन भी जब गिरबान खींचा तो तोड़ दिए थे। मैं देखे वुमेन पावर। वो हमारे पास आया कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट बाद में, हाँ, अब ये बटन कौन लगाएगा? मैं कहा मैं लगा के देता हूँ तुम्हें, तुम रुको। तो सबसे ज़्यादा डर कितना लगा आकाश भाई उसको बनाते वक्त? भाई डरने की देखो ऐसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई फील्ड थी। डर जब लगता है जब किसी को पता होता है कि रिजल्ट क्या होगा, क्या तो बात? रिजल्ट पता ही नहीं था। बहुत बड़ी बात। वो कहते हैं मरना तो मदद है बड़ा खुदा। लग गया। जानकारी होना भी कभी कभी आपको डराती है। हाँ, और इस तरह नहीं, की लेकिन मैं कहानी- आकाश की एक बात को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इसका फर्स्ट टाइम था और आकाश जिस तरह का इंसान है शायद उसी कारण से उसके दोस्त उसके लिए एक कारपेट की तरह बिछे हुए हैं। जो आकाश बोलेगा वो हो जाएगा। मतलब मुझे एक बार भी ये टेंशन नहीं आई कि मैं अगर कुछ मांगूंगा वो चीज़ मुझको नहीं मिलेगी। तो इन लोगों की जो मेहनत थी, ही इज़ द प्रोड्यूसर बट ही वॉज एवरीथिंग, ही वॉज द लाइन प्रोड्यूसर, ही वॉज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एक सेंस में देखा जाए तो सभी कुछ इन लोगों ने संभाल रखा था बहुत अच्छे ढंग से। आदित्य एंड यू डिड रियली वेल। आप लोग के बिना ये प्रोजेक्ट उतना एफिशिएंटली नहीं हो सकता था। ये इनका कुछ हरकतें इनकी इसमें बड़ी हमें फ़ायदा दे गई कि ये लोग राइडर हैं और रातों को घूमते हैं, तो रात को खाने के समय भी इनको पता है कहाँ मिल जाएगा। हाँ खाने से जुड़ा एक और इंसिडेंट था कि पराठे वाले के पास आखिर गाड़ी रोकी किसने? आशीष जी का एक सवाल था। ये सवाल आज मैं यहाँ सबके सामने पूछ ही लेता हूँ कि पराठे वाले के पास गाड़ी रुकवाई किसने? हाँ भाई, इसका जवाब मुझको चाहिए। हो हमारा एक दिन हमारे शूट एक्स्ट्रा हो गया इस कारण से वो एक्सीडेंट। funny incident है, वही वाला। हाँ, वो भी फनी funny incident है। क्योंकि जब खा रहे थे जब किसी ने नहीं पूछा ये सवाल, जब हम लेट हो गए तब ये सवाल खड़ा हुआ। आशीष भाई बाद में पूछ रहे खाने पे रोकने का आइडिया किसका था, उसके वापस शूट कर रहे हैं किसी मंदी के। मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करा था, हाँ, कुछ गाली या कुछ ऐसे करके कि हाँ मैं वहीं था, मैं एडी था। जैसे ही ऑफिस सर आए मैं वहाँ से गोली, मैं कहा हट जाओ मैं जा रहा हूँ आपको देखो। तो क्या सबसे सुंदर चीज़ इस बहुत प्यारे प्रोजेक्ट ऊबरमैन से सीखी आप तीनों के लिए? मेरे पास है सवाल। मैं सबसे पहले बोला था तो कोई और बोल जाएगा ये बात। मेरा मिस हो जाएगा। मेरे भी दिमाग में आ गई बात। मुझे मैंने इससे पहले ऊबरमैन से पहले मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उसमें मुझको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी, हालांकि हुई इसी तरीके से कि इस प्रोजेक्ट में मुझे ये रियलिटी बहुत अच्छे से समझ में आई और ये अब मेरे अंदर उतर चुकी है। एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं इस रियलिटी को कि फिल्म एक टीम वर्क है। डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, मैं सिर्फ बोलने के लिए क्योंकि कैमरास मुझको देख रहे हैं। मैं इसमें मोर देन 100% अब बिलीव करता हूँ कि भाई सबकी मेहनत, सबकी क्रिएटिविटी और सबके जोश के साथ में फिल्म बनती है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बनती है। आप बताइए। यार जैसे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो हमें तो सब कुछ ही सीखने को मिला, मतलब सब कुछ ही हमारे लिए नया था। जो अब तक टीवी पे देखते आ रहे थे वो जब होते हुए देख रहे थे तब पता चला कि सबकी कितनी मेहनत होती है। सबका अपना अपना एक एक काम इम्पॉर्टेंट होता है, डायरेक्टर एक्टर से लेके स्पॉट बॉय तक का, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरे लिए सुंदर इसमें जो समझ आई चीज़ ये कि मैं जब फिल्म फाइनल हो गई हम कर रहे हैं, मैं ऊबरमैन हूँ उसमें, तो एक अच्छी खासी लंबी कास्ट है इसको
और सभी मेरे से बहुत छोटे छोटे हैं, जितने भी एक्टर हैं इसके अंदर सब मेरे से बहुत छोटे हैं, आधी उम्र के होंगे। और चूँकि हम बहुत छोटे बजट से लेके चले थे, हमें लग नहीं रहा था कि हम चलते चलते इतने बड़े पहुँच जाएंगे। तो और मैं किसी एक्टर को नहीं जानता था, शूट से पहले साहिल को जानता था मैं। और मज़ा ये आया मुझे, वो सुंदर बात ये लगी कि मैं सोचा था यार ये दिमाग में चल रहा था यार नए नए बच्चे हैं सब, पता नहीं क्या करेंगे कैसा करेंगे। स्क्रिप्ट मैंने पहले सुनी हुई थी और बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट थी, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ। तो जो उस समय मेरे दिमाग में आया कि देखते हैं क्या होगा। बट मैं सच में इस मन से बता रहा हूँ कि सभी एक्टर मतलब कोई एक सिंगल के लिए मैं ये नहीं कह सकता वो थोड़ा हल्का था, बाकी तो यार बाकी सब ठीक थे। एक भी एक्टर ऐसा नहीं था इसके अंदर, मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती थी हर नए चेहरे को परफॉर्म करते हुए। मेरे लिए सब लोग नए होते थे और मेरे साथ कहानियाँ सारी चल रही थी। मैं कहीं कह भी रहा था, शायद मेरी साइड से या कहाँ पे बात हो रही थी कि आप लीड हो। नहीं अभी हम लोग FM पे थे तो रॉकी से बात हो रही थी, तो वो कहने लगे दे भाई हमारे लीड है। मैं लीड नहीं हूँ। एक्चुअली ये फिल्म इतनी प्यारी है कि यहाँ सभी लीड हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग स्टोरियों में हैं। मैं लीड इसलिए कहला रहा हूँ क्योंकि मैं दर्शक हूँ हर उस कहानी का, मैं हर कहानी में मौजूद हूँ। और जिसकी कहानी वो अगली कहानी से कनेक्ट नहीं है, वो उसमें नहीं है। बट इतनी प्यारी स्टोरी है कि हर स्टोरी का अपना लीड है और इतना ब्यूटीफुल आर्टिस्ट है सबके सब। डॉली है, मानसी है, पारस है, साहिल है, करिश्मा है, करिश्मा वाह, और चित्कारा जी मेरे सीनियर हैं। तो मतलब कमाल की कास्टिंग हुई है और अपने अपने रोल में ऐसे फिट बैठे हैं जैसे पजल खुल गया होगा। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत। सुनील चित्कारा सर का परफॉर्मेंस बैंग ऑन। जिसने नहीं देखी है एक बार देखिएगा। अगर आपके पाँव तले ज़मीन ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे भी रखना क्या, बाकी नाम क्या जो रखना होगा वो आप अपने मन में रख लीजिएगा, मेरे तक मत भेजिएगा। दूसरा सबसे प्यारा इंसिडेंट, मेरा इश्क से बहुत ज़्यादा नाता है, सबका ही होता है, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा नाता है। तो मेरे को पारस भाई और करिश्मा जी वाला परफॉर्मेंस, मतलब हम सारे सेट पर ही हो गए थे कि यार वो जो देव सर वाली लाइन है ना कि इसको तो 2 कान के नीचे लगाऊंगा छोड़ कर जा रहा है इतनी सुंदर लड़की को, ये हम सबके डायलॉग हो गए। तो ये मेरा एक सबसे सुंदर किस्सा था। मैं अब आपको धर्म संकट में डालना चाहूँगा, आपका सबसे प्यारा एक्टर कौन है? इसमें बहुत क्लियर है, बाय डिफॉल्ट इट्स गोइंग टू बी देव सर। नहीं देव सर तो है, मैंने तो देव सर के अलावा पूछा मैं तो है। दर्शक हूँ। नहीं देव सर के अलावा मैं नहीं। तो धर्म संकट चलो में मैं पहले डालूंगा। धर्म संकट में सेकेंड लेयर ऑफ क्वेश्चन में चला जाऊंगा, लेकिन मैं इतना फारिग हो गया था, क्या बात है। मैं मतलब फारिग शब्द है जो इसके लिए काम करता है अच्छे से। मैं फारिग हो गया जब साहिल और देव भाई बैठे हुए थे और जब मैं देख रहा था कि इन लोगों का गिव एंड टेक जो चल रहा है, मैं इतना खुश हो रहा था। इनफैक्ट एक आध बार देव भाई अरे कट कब होना है ऐसे करके आपने बोला है, ये 2-3 बार हुआ है। और हमने ही डिसाइड करा था कि इस पर्टिकुलर डायलॉग के बाद हम लेंस का मैग्नीफिकेशन चेंज करेंगे और बाकी का डायलॉग यहाँ से आएगा। बट मैं भूल जाता था क्योंकि मैं इनकी परफॉर्मेंस देखने में खो जाया करता था। अच्छा इम्प्रोवाइजेशन की बात चली तो सबसे ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं एक्टर की बात तो मैं एक बात ठीक है, वो आपको जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप पर्टिकुलर एक का 2 का नाम ले पाएंगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। मानसी बैठी है तो वो जो वो डरी हुई जो बैठी है, वो स्कर्ट को जो पकड़ के खींच रही है, वो उसने अंदर बैठे बैठे वो उसी जगह पे इतना औरत क्रिएट कर दिया। बाहर कुछ दिखा नहीं रहे हम, उसने अंदर अपने डर से बाहर की सिचुएशन हमें फील करा दी कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। करिश्मा है, पारस है, डॉली है,
साहिब की तो क्या बात करूँ, चिकारा भाई हैं वो, उनके साथ जो थी नैना जी। नैना जी, अब बताइए वो जब टूट के रोई हैं वो तो- एक्चुअली रोई है, हाँ, वो एक्चुअली रो पड़ी है। तो बच्चे के लिए जो माँ बाप का रोना होता है ना, और जहाँ पर म्यूजिक राइज होता है उस सीन पे चिकारा भाई का जब वो उनको पता चलता है कि जिस बेटे के लिए उन्होंने ये सब सेक्रीफाइस किया वो बेटा मतलब पूछ ही नहीं रहा है या वो है ही नहीं हमारे साथ, तो उनका जो रिएक्शन आया है वहाँ पर, तो सबके इतने बारीक बारीक चीज़ें, इतनी कमाल की चीज़ें वो आंखों से हटती ही नहीं है। तो मेरे लिए सच बता रहा हूँ कि शायद वो बड़ी हिम्मत कर रहा है कैसे वो इस सवाल का जवाब दे मेरे कौन पास बेस्ट है। मेरे पास इसका एक्चुअली बहुत अच्छा जवाब है, आप पहले प्लीज़ प्लीज़ बताइए। प्लीज़। तो मेरे लिए तो भाई बहुत मुश्किल है, इसलिए नहीं कि ये हमारी फिल्म है, मेरी फिल्म है और हमने इसमें काम किया है, ये सब से अलग हटके, और मैं गारंटी देता हूँ कि ऑडियंस खुद ये कंफ्यूज हो जाएगी तय करने में कि इसमें कौन बेस्ट है। हम सब ने B.R. चोपड़ा जी की महाभारत देखी है, अब उसमें से बता दीजिए कि अर्जुन के अलावा किसी को अर्जुन सोच सकते हो क्या? मुकेश खन्ना के अलावा किसी को भीष्म सोच सकते हो क्या? आपने क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत नाइस। नहीं, ऐसी रियलिटी में इन सब एक्टर्स के अपनी अलावा अपनी जगह महारथी हैं। एग्जैक्टली मतलब मैं उन कैरेक्टर्स में अब किसी और को इमेजिन करना चाहता भी नहीं हूँ। बहुत अगर कोई मुझे कहे कि ये एक्टर नहीं, ये ऐसे ही अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट। मेरा आप तीनों से एक बहुत सुंदर सवाल है और वो सवाल ये है, पहला सर, आपका चेहरा एक बहुत बड़ी फिल्म पर, आपका नाम, आपकी लिखी कहानी, आपकी डायरेक्टेड फिल्म पर और आपका नाम, आप तीनों को क्या महसूस करा? एक खूबसूरत जवाब, मैं शुरू सवाल। देखिए, बीइंग ए आर्टिस्ट मुझे लगता है ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं होगा जिसका सपना नहीं होगा कि वो पोस्टर पे आए। ऐसा कोई एक्टर या कोई आर्टिस्ट, मेल फीमेल whatever। और चूंकि मेरी उम्र निकलती जा रही है, निकल ही गई है, तो मैंने उम्मीदें लगभग छोड़ दी थी। नहीं नहीं, एक सेकंड के लिए इंटरप्ट, ये रिवर्स एजिंग। आप अब आप पोस्टर देखिए और अब यहाँ देखिए, ये सात साल यंग हो चुके हैं ये। तो नहीं, एक बात जो सच्चाई है वो ये है कि मेरी फिल्म आई थी मोह माया मनी, जो मेरी पहली बड़ी फिल्म थी जिसमें मैं लीड नेगेटिव था, जहाँ से एक ज़िंदगी का बहुत लंबा संघर्ष होते होते मैंने कदम रखा था कि मैं कोई अच्छा काम मैंने कर दिया है। उस दिन मुझे एक सपना क्लियर होता दिखा था कि किसी दिन पोस्टर पे दिखूंगा 5-6 के बीच में, लेकिन कभी अकेला दिखूंगा ये तब भी क्लियर नहीं था। तो और एक बार जोरदार ताली। इसके लिए मैं सच में आशीष का और मेरे बचपन के मित्र सुशील, इनके पिताजी, और मेरा भतीजा आकाश, इनका बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया और ये सपना साकार किया। कैसा लगता है, कैसा लगता है? भाई बहुत ही अच्छा लगता है, और जब हमारा किया हुआ काम लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, हाँ, तब उसकी कदर होती है कि अब उसे संभाल के रखना है। तो बहुत ही आप बात करिए। बहुत भारी लगता है अब इसको बरकरार रखना ना। बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जब शुरू किया था तब ये जिम्मेदारियां नहीं थी। अब हम अपने, वो कहते हैं ना कि शादी से पहले जिम्मेदारियां नहीं होती, शादी के बाद जिम्मेदारियां होती ये हैं। तो आपको 2 बार में पता लगा होगा। नहीं, एक ही बार में पता लग जाता है। मेरे को एक बार कौन सी थी, फिल्म वाली या एक्चुअल शादी वाली? फिल्म वाली। अच्छा, शादी के बाद भी पता नहीं चला है, ये भी लड़का ही घूम रहा है इसका मतलब। ये अच्छी वाइफ अच्छी है इसका मतलब। हाँ। यस। भाभी जी के लिए तो बहुत तालियां। कंग्रेचुलेशन अभी अभी हमारे भाई की शादी। भाई अंकल जी बने। जैसे कि मैंने कहा था कि एक अच्छा टॉपिक आने के बाद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि इसको निभाना बहुत समझदारी से पड़ेगा। उसमें भी, और ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि देव भाई यहाँ बैठे हैं, जब देव भाई इस रोल के लिए अग्री कर गए थे तो मेरी फटी पड़ी थी मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि एक तो देव भाई की प्रेजेंस
हल्की नहीं है. ही हैज़ अ हैवी प्रेजेंस. मतलब किसी किसी की बहुत मृदु होती है, कोई कोई होता है कि ये कुछ ना बोल के भी बहुत भारी प्रेजेंस अपने साथ में एक ऑरा लेकर आते हैं. तो जब इनसे पहली बार फ़ोन पे बात हुई थी, उससे पहले मैंने सिर्फ फेसबुक पे फ़ोटोग्राफ्स देखी थी. मैंने इनको फेसबुक पे फ्रेंड ऐड किया हुआ था. जब फ़ोन आया तब इन्होंने, हालांकि मुझको कोई ऐसा मेरे साथ बात करते हुए मेरे लिए कोई ऐसा अनकंफर्टेबल स्पेस या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं डरूं या कुछ हो. इन्होंने मुझे हमेशा से इस तरीके से पुचकार कर ही मुझसे बात करी कि आई शुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल. बट मैं पता नहीं क्यों हमेशा बहुत कॉन्शियस ही रहा कि यार मैं इनसे काम कैसे करवाऊँगा, मैं इन्हें क्या बताऊँगा. इनके कोई ऐसे सवाल भी हो सकते हैं कि यार ये क्या कर रखा है तूने स्क्रिप्ट में, क्या अगर ये होना. तो ऐसा कुछ इन्होंने होने नहीं दिया. तो पहले तो देव भाई मेरे साथ काम करने के लिए अग्री करके वो ही मेरे लिए अचीवमेंट थी. उसका एक तरह से उनका फिल्म करियर स्टार्ट ही हो रहा है. एंड वी डू नॉट कम फ्रॉम मनी, हार्ड अर्न मनी. और उसको वो जब इन्वेस्ट हो रहा है तो when he trusted me with this, I felt proud, but I felt कि there is a very big responsibility on my shoulders. तो पोस्टर पे नाम आने से पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को लेके गौरवान्वित फील कर रहा था. बट येस, आई एम सो हैप्पी दैट सुशील जी, आकाश और देव भाई के साथ में मेरा वो पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं एक्चुअली अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ. पोस्टर पे नाम आया हुआ है. आई एम सो प्राउड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच देव भाई. एक और सवाल मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला पूछ लेना. हम अगला प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? उबरमैन 2 यार, सोचने की बात ही नहीं है. तालियां, हमने अनाउंस कर दिया कि हम उबरमैन 2 कर रहे हैं. उबरमैन 2 और एक्चुअली इस समय मेरी और भी ज़्यादा अब मैं इसको कैसे संभालूं. नहीं, वो डर या वो सब चीज़ें कायम रहनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है. और जब इतना प्यार मिलता है तो वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उससे ऊपर ही जाए, बहुत नोच ऊपर जाना पड़ेगा. तो वो ठीक है, वो होना भी. पॉजिटिव डर है. कर्ण ने कहा था ना कि जो डरते नहीं वो काट के योद्धा होते हैं. हाँ. तो यार आपने बहुत अच्छी, वेरिएबल करना चाहिए. रियल लाइन में सब आपने चीज़ें मुझे फिर से सांत्वना देके एकदम कंफर्टेबल कर दिया. थैंक यू. अब मेरा एक बहुत अहम सवाल है. उबरमैन अभी हमने 3 स्टेट्स में देखा. क्या हम उबरमैन को साउथ से कश्मीर तक दिखा पाएंगे? आइडिया बुरा नहीं है. ये तो ये दोनों बता पाएंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर बताएगा. अरे सर, प्रोड्यूसर तो आप बनाइए, लिखिए, हम आसमान ही छुएंगे. कंफर्मेशन आया है. अब मेरा एक और बहुत मेरा इस बात पे वो है कि हम गाने कब रिलीज कर रहे हैं. हमारे पास इतने सुंदर सिंगर्स के गाने हैं. हरिहरन जी, अमित मिश्रा, बाकी आप बताइए इन लोगों के गाने कब रिलीज कर रहे हैं हम ऑडियंस के लिए? बहुत जल्द हम रिलीज़ करेंगे. मुझे लगता है कि 20 जून में ही रिलीज़ हो जाएंगे. ओह वाह. तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा. आप लोग इसके पार्ट बने, शो के पार्ट बने. अब एक बार मैं पूरी कास्ट को दोबारा यहाँ इनवाइट करना चाहूँगा. तो प्लीज़ उबरमैन टीम, मैं चाहूँगा सुशील जी को बुलाओ यार. सुशील जी के लिए बहुत बहुत तालियां. सुशील जी, अगर मैं लाइट लेने को एकदम स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट